already know that we are going to talk about uh, well-being at workplace or workplace well-being. So before I start, can someone tell me कि जी ये क्या है ये हमारी well-being and especially workplace well-being से related? What do we mean by this? So can someone give me an idea? I think it's close to work-life balance. Okay. It's like, yeah, it's like coping up your stresses and stresses at workplace and dealing with the stress of like not taking your home stress to work and work stress to home and stuff like that, and how to cope up your stress, or might be or it can be a sort of depression, short-term depression. Okay. So we are that's right. बिल्कुल ऐसा ही है. Okay. Workplace well-being. This is our main topic. तो फिर हम इसमें कुछ emotional well-being की भी बात करेंगे and all that. First of all, just I want to know, maybe some of you can tell me that ये emotional well-being से क्या, what do we mean by this? Just a rough idea, rough guess would do. Like we should control ourselves emotionally. Emotionally आप का जिस तरह से like कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, और कुछ जो है वो आपको डाउन करने वाले हार्मोन्स होते हैं. सो वी शुड हैव अ बैलेंस ऑफ ऑल दोस. ना वो इतने ज्यादा ऊंचे होने चाहिए कि आप का एकदम से जब कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो है वो ड्रॉप डाउन करे एकदम से. ना आपके जो है वो नीचे होने चाहिए कि आप हर वक्त स्ट्रेस सिचुएशन में रहें. तो इमोशनली आपको बैलेंस्ड होना चाहिए. Okay, well that's very good. बहुत अच्छे आपने एक्सप्लेन किया. ओके जी, वर्क प्लेस वेल-बीइंग, अगर हम इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी मैं आपको एक ब्रीफ सी जो डेफिनेशन कहते हैं कि ये है क्या जो हमारा वर्क प्लेस वेल-बीइंग है. इसमें ना हमारी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. आपकी वेल-बीइंग, पर्सनल वेल-बीइंग, हेल्थ, वर्क इन्वायरमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यह जैसे कि आपने बताया कि फैमिली एंड वर्क बैलेंस. तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इसमें हमारी इंक्लूड होती हैं. अब इसमें वी हैव अ ब्रीफ सेशन. तो आई वुड जस्ट लाइक टू कि हम इसको इस तरह से करें कि साथ साथ हम बात करने के साथ साथ लेट्स मेक इट मैक्सिमम थेरेप्यूटिक काइंड ऑफ सेशन. अच्छा, बाय द वे, हम सारे लोग काम करते हैं. कभी हमने सोचा कि हम काम करते क्यों हैं? Yes, to be happy. और हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज खुद को करते हैं. फैमिली होती है खुश रहने के लिए, खुश रखने के लिए. सो दैट्स व्हाई. ठीक है. और टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. Okay, to survive and to be happy and all that. इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए हम काम करते हैं. Okay, first of all let me tell you one thing. हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि जो वर्क है हमारी जो वर्क की सेटिस्फेक्शन है, जो हम काम से हम अपने काम को अगर हम इंजॉय करते हैं, सेटिस्फेक्शन जो हमारे काम से आती है, ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर है लॉन्ग लाइफ का, और उसके साथ साथ अब हमारी लाइफ की क्वालिटी का. बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा ओवरऑल हमारा हेल्थ, उसके बाद हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे और भी इन्वायरमेंट एंड ऑल दैट, हमारी एजुकेशन, एवरीथिंग मैटर्स. बट अगर हम इन सब चीजों को फिलहाल थोड़ा सा जरा साइड पे रख दें और सिर्फ वर्क की बात करें, तो काम जो है उसमें अगर तो कोई शख्स अपने काम को एंजॉय कर रहा है, वो अपने काम से सेटिस्फाइड है, तो ये सारी दुनिया में ये रिसर्च बताती है कि हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो हमारी काम की सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करती है. और जो सबसे ज्यादा जो
इंपॉर्टेंट फैक्टर है लंबी और प्रोडक्टिव लाइफ का, वो हमारी वर्क सेटिस्फेक्शन है कि हम अपने काम से कितना सेटिस्फाई हैं। अब इसमें देखें काम से जो हम सेटिस्फाई होते हैं अपना, अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं। कुछ तो जैसे आपने बताया हैप्पीनेस, यस ये भी एक फैक्टर है। उसके अलावा हमारे कुछ और भी फैक्टर सैलरी फैक्टर, सर्वाइवल फैक्टर एंड ऑल दैट दीज फैक्टर्स। जी, ये सारे फैक्टर अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बड़े ही रेलिवेंट है। लेकिन जो हम काम से जो सेटिस्फेक्शन, अपने काम से जो मैं काम करता हूं, जो आप लोग काम करते हैं, जो कोई भी बंदा काम करता है, जो काम की सेटिस्फेक्शन है, वो जो कुछ हमें देती है, वो दुनिया की कोई चीज भी हमें नहीं वो सेटिस्फेक्शन दे सकती। ये सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जिसको हमने बिल्कुल ही एक नजरअंदाज किया है। अदरवाइज जो अपने वर्क से जो शख्स सेटिस्फाइड है, उसकी हैप्पीनेस, उसकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, उसकी लाइफ की क्वालिटी, उसका किसी भी रोल को परफॉर्म करना, ये बिल्कुल एक ऐसे शख्स से जो कि पार्शली सेटिस्फाइड है या जो कि कोई खास इतना सेटिस्फाइड नहीं है, उससे बहुत ही मुख्तलिफ होती है। तो काम का हमारी जिंदगी में क्वालिटी वर्क का ये रोल है। तो अगर हम बात करें कि ये वर्क सेटिस्फेक्शन और ये वैसे हम कैसे अपने काम से सेटिस्फाई कैसे होते हैं अपने काम से, वैसे ये कोई कमेंट करेगा हम अपने काम से कैसे सेटिस्फाई होते हैं? अगर तो आप मेंटली रिलैक्स हैं काम करते हुए तो आप सेटिस्फाई हैं अपने काम से। ठीक है। और अगर जो आप डे आपने एंड पर सॉरी ओके, अगर आप डे एंड पर कुछ अचीव कर लेते हैं तो आप सेटिस्फाई हैं अपने काम ठीक से। है, ठीक है। और जो आपने प्लानिंग की भी हो, मतलब कि एंड रिजल्ट ये होगा और वो अचीव अगर हो जाए। ठीक है, अब देखें उसके अलावा और भी मुख्तलिफ लोगों से ऑब्वियसली डिफरेंट और भी किस्म के चीजें आएंगी कि अगर मैं ये हो जाए तो मैं अपने काम से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। वेल दैट्स गुड। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे आपने कुछ जिक्र भी किया। लेकिन ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे अपने आप से रिलेटेड होती हैं, जो कि अगर जो मैं काम कर रहा हूं, मेरी काम की जो सेटिस्फेक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीजों पे डिपेंड करेगा जो मुझसे रिलेटेड है, जो मेरे अंदर है। अब वो कौन सी होगी जी? जैसे कि अभी अच्छा, ये वैसे इंसान, हम जो इंसान हैं ये काम करते हैं, वैसे काम करते कैसे हैं? दिमाग से करते हैं ना ज्यादातर काम तो हम। अगर कोई फिजिकल वर्क भी कर रहा है तो असल में तो हमारा माइंड ही रह जाता है ना जी। एम आई राइट? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, ओके। अब माइंड के बारे में ना हमने एक छोटी सी एक चीज समझनी है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखें, आप तो सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड है, यस आप तो ये चीजें सारी मुझसे बेहतर ही जानते हैं। अगर किसी कोई एक कंप्यूटर है या कोई भी डिवाइस है, बड़ा सब चीजें ठीक हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर जो है उसमें कोई करप्ट हो जाए या कुछ और मसला आ जाए, तो ऑब्वियसली वो डिवाइस ठीक तरह से नहीं चल सकेगा ना। ऐसा ही है ना? दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंड, दैट्स क्वाइट क्लियर। अब हम जो इंसान हैं, हमारा जो सारी जिंदगी का और हमारी बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है, हमारा माइंड होता है। माइंड, ये जो सर में हमारी एक ब्रेन है, उसके बाद जो हम काम करते हैं, सोचना, परसीव करना, तो ये हमारा माइंड है बेसिकली। ये एक सॉफ्टवेयर है। अब अगर तो हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट होना तो दूर की बात है, अगर इसमें थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जैसे हमारा डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसी तरह से हमारी लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी में भी इश्यूज थोड़े बहुत आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली उससे क्या होगा? उससे वर्क इफेक्ट होता है, हमारे रिलेशनशिप इफेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर हम और भी लाइफ का हर जो हमारा फील्ड है वो उससे इफेक्ट होती है। तो ये हमारी लाइफ में, पूरे सारे इंसानों की लाइफ में एक माइंड की
इम्पोर्टेंस है। इसके बगैर कोई कुछ भी नहीं ठीक तरह से कर सकता। अब अगर हम इसी को बात करें, जो हमारा आज का मेन चीज है कि हमारी जो वेल बीइंग है एट वर्क, इससे ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें इससे मुराद है, लेकिन अभी हम जो ज्यादा इस पे डिस्कस करेंगे वो हम इमोशनल वेल बीइंग पे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ये जो इमोशनल वेलबींग है एट वर्क हमें इफेक्ट करती है और किस तरह से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इमोशनल वेलबींग या किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन के लिए एक चीज हमने याद रखनी है कि हम अपने काम से, किसी भी तरह के काम से तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक हम उसमें अपना मैक्सिमम इनपुट नहीं देंगे। ये जो कुछ एक ड्रीम जॉब्स होती है ना जी, कि बचपन में हमने सोचा होता है अच्छा बड़ा हो कि मैं ये काम करूंगा, उसके बाद फिर हमने कुछ अपने टीन एज में भी हम कुछ प्लान करते हैं कि अब मैं ये काम करूंगा या करूंगी, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी। अच्छा, वो बचपन ऑब्वियसली यार किसी को अगर ड्रीम जॉब कोई कर रहा है दैट इज वेरी गुड, लेकिन जो ड्रीम जॉब है यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये एक फैलेसी है। बहुत सारे लोगों की जो वर्क सेटिस्फेक्शन है और उसके फिर कॉन्सिक्वेंटली जो वर्क प्लेस पे और उनकी पूरी लाइफ में उस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रीम जॉब फैलेसी में थोड़े से उसके विक्टिम हैं। ये जॉब होगी, ऐसा होगा, तब मैं काम ठीक तरह से कर सकूंगा या कर सकूंगी। यहाँ पे ये प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए तो फिर कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी। इट्स अ फैलेसी। जिन लोगों को अपनी ड्रीम जॉब जो कह लें, जो करते भी हैं और फिर भी वो अगर अपना इनपुट वर्क में प्रॉपरली नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे, उनको भी कभी वर्क से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरह से कर रहा है, हमें ये चाहिए कि हम हमेशा, अगर हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं और वर्क सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, तो अपना मैक्सिमम इनपुट हमें देना चाहिए। अदरवाइज वर्क सेटिस्फेक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल वो है। अब अगर हम बात करें जी कि ये जो वेल बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एक मैं स्टडी आपसे थोड़ी सी शेयर करूं, ये जो फ्यूचर वर्क प्लेस 2021 HR सेंटिमेंट सर्वे। सॉरी फॉर इंटरप्शन या, डॉक्टर अली, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ताहिर महमूद मेरा नाम है। तो एक जी, क्वेश्चन हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल बता दीजिएगा, क्वेश्चन हम साथ साथ करते जाएं या बाद में हम करें? या श्योर यू कैन, आप साथ साथ भी कर सकते हैं। हाँ, अभी जैसे आपने कहा कि जी ड्रीम जॉब या ड्रीम जो वर्क एनवायरनमेंट है वो एक फैलेसी हो सकती है या होती है इन मैनी केसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर बहुत सारे मामलात में या कुछ चीज़ों में हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना, ताकि हम अपने आप को वहाँ पे सेट कर सके और वहाँ पे हम जो है ना कुछ चल सकें और उस जॉब को कंटिन्यू कर सके, एक्सपीरियंस ले सके और इस एनवायरनमेंट में काम कर सके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वो कंप्रोमाइजेस जो हैं वो किस लेवल तक हमें करने चाहिए, किस लेवल तक हमारा माइंड जो है वो उन कंप्रोमाइजेस को जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा और किस लेवल पे जाके फिर हमें जो है ना वो गुड बाय कह देना चाहिए। थैंक यू। well, that's I must say that's the wonderful question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बड़ी लर्निंग भी होगी हमारी। देखिए, जहां तक तो बात है कंप्रोमाइजेस की, तो मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा ना एक फील्ड ऐसा है कि क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी बातें हर बंदे को नहीं ना बताते। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम है पर्सनल, तो मैं क्यों अपने नेबर को जाके नॉक 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 मुझे ये मसला है, नहीं बताएंगे ना। कुछ चीजें होती हैं हमने रखनी होती है अपने तक महदूद। अच्छा, मेरी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो उसमें हम इनकरेज करते हैं कि कोई भी शख्स वो जहां पे भी उनको प्रॉब्लम है वो हमसे बात करे। आई मीन मेरे क्लिनिक पे या कहीं और, वो ओपन अप जस्ट बी ओपन, हम इनको ये इनकरेज करते हैं। इस वजह से लोग जो है वो सारी बातें जो है वो अपने दिल की अंदर की सारी बातें कर लेते हैं, जिससे उनको एक हमें इमोशनल वो जो है एक कैथारसिस भी होता है और इमोशनल हमारी थोड़े से हम ईज भी फील करते हैं। तो मैं आपको जो आपका क्वेश्चन था उसी के हवाले से बताना चाहता हूं कि मैं आज तक
अपनी पूरे करियर में मेरे 100 कंट्री से ज्यादा मेरे क्लाइंट्स भी हैं, और या ओवरऑल दी वर्ल्ड में काफी सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता हूँ। मैं आज तक किसी एक बंदे को ऐसा नहीं मिला जिसने कभी लाइफ में कंप्रोमाइजेस ना किए हो। और मैं अपना इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि द प्रोफेशन आई एम इन, उसमें तो हर बंदा राजदारी में खुल के बात करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जिसने कभी कंप्रोमाइजेस ना किए हो। ये बिल्कुल ही एक फैलेसी होगा अगर हम कहें कि जी मैं तो कंप्रोमाइज नहीं करता या नहीं करती या कभी मैंने नहीं किए। अब इसकी इसी से दूसरी बात, वो जो आप क्वेश्चन से थोड़ा सा भी डिविएट हो जाएंगे लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स आज तक नहीं है, कम से कम मेरे एक्सपीरियंसेस में, अगर आपके हो तो जरूर बताइएगा जितनी भी ऑडियंस है, जिनकी लाइफ में सारी एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट हुई हो। दिस इज इम्पॉसिबल। इंसानों का और इस दुनिया में जिंदगी गुजारना, चाहे आप पुराने दौर में चले जाएं, अब चले जाएं, कंप्रोमाइजेस हर जगह, हर जो दौर के तकाजे रहे हैं, हमें करने पड़ेंगे, हमें करने चाहिए। एक्सपेक्टेशंस कभी भी 100% मीट नहीं होगी, और ये भी नहीं होगा हमारे साथ कि हम ये कहें कि हमारे साथ सब अच्छा अच्छा ही हो। मैं कभी एक ऐसे बंदे से नहीं मिला जिसके साथ लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हुआ हो। तो ये एक हमारी इंसानी जिंदगी है, ऐसा ही होता है। अब किस हद तक कंप्रोमाइजेस करने चाहिए? अब सबसे पहले बात तो ये, अच्छा कंप्रोमाइजेस, बाद ऐसे कंप्रोमाइजेस होते हैं कि वो ना हमें हर्ट करते हैं। अच्छा फलां बंदे ने मुझे ये बात करनी, फर्ज किया वर्क प्लेस पे या किसी और, अच्छा अब क्या हुआ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये बात, इसने मुझे कर दी है, अब तो मेरी तो ईगो हर्ट होगी पकड़ के, अब तो अच्छी बात नहीं लगी। अब इससे क्या होता है, इससे मसला क्या होता है? अब अगर तो हम इमोशनली बड़े हेल्दी हैं, आपको वो बात महसूस ही नहीं करेंगे। अच्छा छोटी सी बात खत्म होगी, आपके वो माइंड में वो बात अंदर घुसेगी नहीं। लेकिन अगर हमारा पहले ही माइंड बड़ा थोड़ा सा फर्टाइल है नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो छोटी सी बात होगी वो हमें बिल्कुल ऐसे डायनामाइट की तरह हमारे माइंड में जाके लगेगी। और अगर थोड़ी सी कंप्रोमाइज करना पड़ गया, और अगर छोटा मोटी कुछ एक्सपेक्टेशन हर्ट हो गई, तो हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको हम सोचेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे नुकसान होगा, रिलेशनशिप खराब होंगे, अपनी हेल्थ खराब होगी, स्ट्रेस होगा। और अगर ये स्ट्रेस प्रोलॉन्ग करता जाए तो ऑब्वियसली थोड़े से मसले और भी फिर बढ़ेंगे। तो अब आपका दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, कि कहां तक हमें कंप्रोमाइजेस करने चाहिए। देखिए कंप्रोमाइजेस तो हमें बहरहाल करने चाहिए, लेकिन अब ये एक रेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी कि अगर हम कंप्रोमाइज इतना ही कर रहे हैं कि वो हमारी सेहत ही खराब कर दी उसने, कि अक्सर सुना होता है मैं तो ये बड़ा हेल्दी था, ये हेल्दी थी, वो फलां स्ट्रेस जो है ना उसने मेरी सारी हेल्थ ही बेकार कर दी, अब तो वो बात नहीं रह गई है। तो ऐसे ऑब्वियसली जो ऐसी चीजें हैं वो हमें हर्ट करती हैं। अब कितने कंप्रोमाइजेस करने चाहिए, किस हद तक करने चाहिए? हमें ओवरऑल अपनी जो वेल बीइंग है हमारी जो है, और हमारी जो एक हेल्थ है, जर्नल हेल्थ, और उसके बाद एक जो ज़हनी सेहत है, हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें जहां पे हम स्ट्रक हो जाते हैं, अगर हमारी जो हेल्थ जो है, ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी, तो हमें लाइफ के छोटे छोटे चैलेंजेस प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हम उनसे अच्छी तरह बेहतर तरीके से एडजस्ट करके और प्रोडक्टिव वे में उससे निकलेंगे, एनर्जीज इधर उधर जाया नहीं करेंगे। अब इसी से मैं एक और आपको बात बताऊं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का वर्ड मैंने बात हो गई है, तो इसी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें हमारी एक फिजिकल हेल्थ होती है, हर बंदा बहुत सारे लोग हेल्दी हैं, अब कुछ लोगों को आजकल क्रॉनिक मसले भी काफी सारे शुरू हो गए हैं आजकल, उसमें भी हम आते हैं कि क्यों हमें इतना क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन हेल्थ जैसे एक जर्नल चीज है कि कोई हेल्दी है तो वो ठीक है, हैप्पी है, अपने जो भी उसके ऑर्गन है वो फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ को क्रॉनिक मसले हो जाते हैं, कोई क्रॉनिक हार्ट डिजीज हो गई, खुदा ना खास्ता कोई किडनी का प्रॉब्लम हो गया, कोई इस तरह से। अब हम उसको कहते हैं कि हाँ जी ये मसला जो है, ये ओवरऑल बंदा बिल्कुल सेहतमंद है, एक छोटा सा मसला है हार्ट में या किसी भी वाइटल ऑर्गन में है। अब
मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर होता ही है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात सुनते हैं ना, फटाफट माइंड में आ जाता है, ओ माय गॉड, ये कोई वो जैसे फिल्मों ड्रामों में मूवीज में हमने देखा होता है कि वो कोई ऐसे तो नहीं है कि वो जो अस्टाइलम में बंदे कोई और इस तरह के, उनको पता ही नहीं है, वो कपड़े पहनने का नहीं पता, बाल बिखरे हुए हैं, ऑल दैट। हमारे ये फटाफट माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कुछ चंद 1% ऐसे लोग होते हैं, उस पे हम अभी ये बाद में आते हैं। असल में जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो हमारा मेंटल पीस का नाम है। असल में जो हमारी मेंटल हेल्थ है कि हम कितनी अच्छी तरह अपनी जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ इस चीज का नाम है। मेंटल हेल्थ इस चीज का नाम है कि अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, तो मैं कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं और मैं कितना ज्यादा इसको ओवरकम कर रहा हूं। असल में ये मेंटल हेल्थ है। मेरे इमोशन कितने मेरे कंट्रोल में है, कि अगर मुझे ये है कि कोई वर्क का थोड़ा सा चैलेंज आ गया, तो ये तो नहीं है कि मैंने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेना है कि बस काम पे बैठ जाना और उसके बाद क्या हुआ, अपने पार्टनर से भी झगड़ा, अपने बच्चों को भी डांट दिया और कुछ हो नहीं रहा, बस क्या है जी कि सिर्फ और सिर्फ जी बस वर्क पे बैठ गया। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस है। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, अक्सर लोगों को ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हम इनको ये नहीं कह सकते कि खुदा ना खास्ता वो कोई कुछ माइंड में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यस, हम ये कहेंगे कुछ लोगों की ज़हनी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी है, कुछ लोगों की थोड़ी जरा उससे कम है। अब इससे भी कम कैटेगरीज में आते जाएं, जब ये बहुत हद तक नीचे गिर जाती है, तब हम कहते हैं कि अब जी इस बंदे को कोई डिप्रेशन वगैरह जी स्टार्ट हो गया, अब तो जी इसको जी बाकायदा तौर पे किसी क्लिनिक की जरूरत है। अब बहुत नीचे वाले लेवल पे, अब उससे भी बिल्कुल ही हम नीचे आ जाएं कि जिसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही बहुत कम डिटीरिएट कर गई है, उसमें फिर हम कहते हैं कि अब इनको किसी भी साइकेट्रिक फैसिलिटी वगैरह में एडमिट कराना चाहिए। और ये इतने आम लोग नहीं है, मतलब इतने भी कॉमन नहीं है। मैं मेरा ख्याल अपने पूरे करियर में, जैसे मैं अब तक सैकड़ों लोगों को 100,000s में होंगे जिनको मैं अभी तक ट्रीट कर चुका हूँ। शायद मेरे पूरे अपने करियर में मैक्सिमम 10 या 12 आए होंगे जिनके मैंने उनको कहा कि इनको आप ना रेफर करते किसी साइकेट्रिक फैसिलिटी में। अदरवाइज ज्यादातर जो लोग होते हैं वो नॉर्मल हैं, बिल्कुल वो सारे नॉर्मल पीपल हैं। लेकिन क्या हुआ, अब थोड़ी स्ट्रेस हो गया, हल्का फुल्का कोई थोड़ी बहुत डिप्रेशन, थोड़ा सा हल्की फुल्की कोई फ्रस्ट्रेशन, जो कि आमतौर पे लाइफ में होती रहती है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम उस साइड पे जा रहे हैं। अब स्ट्रेस क्या करेगी, थोड़ी सी स्ट्रेस होगी मुझे, अब क्या हुआ, अब कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस कुछ ना कुछ तो करेगी ना। ऐसे तो नहीं है कि बाहर से कोई चीज आ रही है, वो मेरे माइंड में, मैं इमोशनल तौर पे डिस्टर्ब हो रहा हूँ, अब कुछ ना कुछ तो उसमें से निकलेगा ना। अब क्या निकलेगा, या तो झगड़ा कर लेंगे हम किसी से, या फिर और कुछ नहीं तो वो हस्बैंड वाइफ के झगड़े वगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। वो आजकल तो काफी ज्यादा डाइवोर्स रेट भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो छोटे छोटे झगड़ों से, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज नहीं ना हो रही किसी की भी, वो भी एक दूसरे को स्ट्रेस कर करके वो फिर और बड़ा और चीज जमा हो जाती जी है। मेरा मेरा एक सवाल है इसमें। जी जी जैसे हमारी जो है ना माइंड की कैपेसिटी होती है, मिसाल के तौर पर अगर एक आर्टिस्ट है और एक मैथमेटिशियन है, और आर्टिस्ट को हम मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो मतलब वो दिमाग जो है ना वो टॉर्चर हो जाता है। तो इसमें भी कोई चीज़ गाइड चाहिए कि हम इसको किस तरह हैंडल करते हैं, और इसमें कोई लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके पास अगर वो 24 ही घंटे काम करता रहेगा तो ऑब्वियसली उसका माइंड एग्जॉस्ट कर जाएगा और अपनी कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा। तो हमारे लिए इश्यूज ये होते हैं कि अगर हमने काम कर रहे हैं और काम का बर्डन भी है, काम के बर्डन के साथ साथ हमारे पास घरेलू मामला भी हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बीवी भी है, फैमिली इश्यूज भी हैं, तो हमें इनको रिजोल्व करना होता है। तो हमारे जो है वो ऑफिस के अपने एक इश्यूज होते हैं जिसमें माइंड जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है, और घर के एक अपने इश्यूज होते हैं, और जब ये कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है तो माइंड एग्जॉस्टिव ही रहता है, चाहे वो महीना रहता है 2 महीने रहते हैं। तो मोस्टली प्रॉब्लम्स ये एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास। तो हम तो चाहेंगे कि हमें कोई ऐसे सॉल्यूशंस मिलें कि हम इनको जो है ना किस तरीके से रिजोल्व करें और उसको डिक्रीज करें, बजाय कि हम इसको उलझते जाएं और इंक्रीज होते जाए और हम जो है ना वो मेडिसिन पे आ जाए। Well, that's a very another wonderful question। बिल्कुल इस सेशन के एंड पे हम काफी कुछ ऐसा सीख जाएंगे कि बहुत सारी चीजें जो है हम अपनी खुद ब खुद रिजॉल्व कर सके। दैट आई कैन श्योर मेक श्योर कि ऐसा हम इस सेशन के एंड तक वहां पे पहुंच जाएंगे।
अब ये अच्छा एक आपका भी क्वेश्चन बड़ा वंडरफुल था। देखिए सबसे पहले अब इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले ना हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यस स्ट्रेस है, अगर है तो यस कोई मसला है। अब मसले से मेरा हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि कोई कोई क्लिनिकल किस्म का मसला है। देखिए ना छोटी सी बात है कि मुझे एक डेडलाइन मिली है, मैंने वो काम करना है, अब उसका स्ट्रेस तो है ना। अब आप तो ज्यादा जैसे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जरा हम देखें कि कुछ लोगों ने जो फिजिकली कहीं पहुंचना होता है, जी मैंने जी या सुबह जी 8 बजे फलां जगह पे पहुंचना है सपोजिटली, या जी मेरी जी सुबह 8 बजे जी वर्चुअल मीटिंग ही है जी, मैंने जी वो अटेंड करनी है। अब क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम रात को जरा टाइम पे सोने की कोशिश करेंगे, रेडी रहेंगे, एक सर्टन लेवल ऑफ अलर्टनेस हमें चाहिए ताकि हम 8 बजे वहां पे जा सकें। अब लेकिन अगर फर्ज किया कल संडे और कोई काम नहीं है, तो मे भी आप सारी रात मूवीज देख सकते हैं, कुछ सीजन देख सकते हैं, कुछ फैमिली के साथ कुछ भी हम कर सकते हैं, तो वी आर रिलैक्स ना। अब जब हमें डेडलाइन मीट करनी है, जब हमें कोई काम करना है, उसमें हमें एक सर्टन लेवल ऑफ अलर्टनेस चाहिए। अब फिर जैसे आपने जिक्र किया कि फैमिली को भी फिर साथ देखना है, फिर काम भी करना है, फिर और भी चीजें हैं, तो ये सारे ऐसी चीजें हैं कि जो कि हमने करनी होती हैं। अब ये करते करते क्या होता है, इतनी सारी चीजें करनी है, फास्ट लाइफ भी है, अब करते करते होता क्या है, हमने जो ये जो चैलेंजेस को मीट करना होता है, उससे हमें थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि सुबह 8 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, मैं रात को जरा स्टार्ट कर दूंगा अपने आप को उस तरह से, अपने बिहेवियर को, अपनी रूटीन को मॉडिफाई करना। लेकिन अगर सुबह संडे और कोई काम नहीं है, तो मैं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ करने की। अब इन चीजों से आम तौर पे हमसे जब एक सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी जब ये चीजें डिमांड करती है, तो कभी कभी ना हम जरा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कर देते हैं अपने माइंड का। ओह सुबह यहाँ ये भी करना है, अच्छा वो बच्चे को भी स्कूल से लेना है, अच्छा वो वहाँ एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है, वहां पे भी कुछ जाना है, ये भी करना है, वो इतनी सारी चीजें होगी, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ओवरवेल्म बाज़ कर लेते हैं। अच्छा वहां पे भी स्ट्रेस स्टार्ट हो जाती है। अब स्ट्रेस क्या कर रही है? स्ट्रेस हमारा कुछ फायदा नहीं कर रही, बल्कि हमारा नुकसान करती है स्ट्रेस। कैसे? अगर एक शख्स स्ट्रेस जो है वो नहीं लेता, या उसको मैनेज करता है, या रेजिलियंट है, उसकी रेजिलियंस ट्रेनिंग हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एनर्जीज को फोकस रखते हैं, ये भी कर लिया वो भी कर लिया और थके भी नहीं। लेकिन अगर हम ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, तो इतना सा काम भी हमें इतना ज्यादा थका देता है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस में हैं हम। तो इस चीज को जरा हमने अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमें मैनेजमेंट की तरफ जाना है, ये सारी चीजों को हमने एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, जिसमें हैप्पीनेस हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें हम कह सके कि हाँ यस आई एम अर्निंग, आई एम इंजॉइंग माई लाइफ, आई एम इंजॉइंग माई फैमिली लाइफ, तो हमने इन चीजों को जरा थोड़ा सा मैनेज करना है। अब मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? अच्छा फर्स्ट एक आपको अभी उसी से पुरानी बात से रिलेट करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग जैसे होते हैं ना जिस्मानी तौर पे बहुत ज्यादा हेल्दी, जी मुझे जी कोई मसला नहीं है, कोई क्रॉनिक मसला भी नहीं है, और मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं ज्यादा जल्दी थकता भी नहीं, जो भी हमारे एक इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के। अब मेंटल हेल्थ के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, हमारी वेल बीइंग के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे कहेंगे कि कोई शख्स जो है वो बहुत ज्यादा मेंटली हेल्दी है, ज़हनी तौर पे बड़ा ज्यादा हेल्दी है? और बाय द वे कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे मैंने बताया कि माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। आप हर बंदा उसमें अल्लाह ताला ने एक नेचुरल कैपेसिटी रखी है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकता है, और करते रहना चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीके से अपना जो है वो अपने काम को परफॉर्म कर सके। अब जिनको बहुत ज्यादा मेंटली हेल्दी लोग हैं, उनके क्या क्या से क्या उनके कैसे पता चलता है कि फलां बंदा बहुत ज्यादा जी मेंटली हेल्दी है? सबसे पहले उनको अपने जो लाइफ चैलेंजेस है ना, वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए नहीं लगते। उनमें उनको लगता है कि हाँ मेरे अंदर इतनी कैपेसिटीज हैं कि जो भी मसले हैं मैं इनको हल कर लूंगा। वो कभी भी होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस का विक्टिम नहीं बनते ऐसे लोग। अब क्यों नहीं बनते? अब कोई कहे कि जी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझसे हल हैंडल ही नहीं हो रही, तो मुझे तो स्ट्रेस होगा होगा।
तो अब ये कैसे हो सकता है जी कि जो लोग जो बड़े मेंटली हेल्दी होते हैं वो लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। अगर लोगों के बारे में उनसे पूछें, लोग कहते हैं बड़ा जी अच्छा बंदा है, जॉली बंदा है, बड़ा एक्टिव है, प्रोडक्टिव है, फैमिली वाले भी उनसे खुश हैं, उसके अलावा वर्क में भी प्रोडक्टिविटी है, बॉस भी खुश हैं, उनके फ्रेंड भी खुश हैं, एवरीथिंग, मतलब वो बंदा बड़ा एक्टिव होकर सारे काम जो है कर लेता है, जो मेंटली हेल्दी है। अब इस पे लेवल पे नीचे आते जाएं तो एक लेवल ये भी आ जाता है, तो थोड़ा सा काम किया स्ट्रेस हो गई, दिल नहीं किया काम करने को। अब काम करना है तो अपने आप को, अब सपोजिटली 30 मिनट का काम है, घंटा पहले से मोटिवेट करना शुरू करना है, अच्छा वो काम करना है, अच्छा अभी करता हूँ, अभी करती हूँ, ये करता हूँ। तब प्रोक्रेस्टिनेशन रूज पे है जी हमारी, क्या अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो टाल मटोल हम करते रहते हैं। अब ये ऐसी चीजें हैं। अच्छा फिर थके थके भी महसूस करते हैं, फिर कुछ किया नहीं सारा दिन, लेकिन थकावट हो रही है, बगैर वजह की थकावट, मैं थका हुआ हूँ, कोई मसला भी नहीं है, बस बगैर वजह के ऐसे ही मेरा जो है वो मूड जो है वो चिड़चिड़ा सा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा काम करता हूँ थक जाता हूँ। अब मसला कहाँ पे है, क्या चीज हमें अपनी इंप्रूव करनी चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है चीज, वो हमारी ये है, हमारा ये वाला यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है। अब उसको मेंटली हेल्दी लोग सारी चीजें अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब ये अगर कहा जाए कि जी बंदा मेंटल कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कैसे कर सकता है, अपनी इमोशनल वेलबींग को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन भी किया था कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और कुछ लोग जो हैं जी वो तो खैर कोई उनमें इतनी, लेट्स सपोज कि कोई इंटेलिजेंस ही नहीं होती। तो एक बंदा कैसे अपनी लाइफ के सारे मसलों को हल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे? देखें, जो हमारी इंटेलिजेंस है ये एक बड़ा एग्जैजरेटेड कॉन्सेप्ट है। इंटेलिजेंस इज द मोस्ट एग्जैजरेटेड कॉन्सेप्ट आई हैव एवर हर्ड अबाउट। दुनिया के सारे लोग जो हैं, ज्यादातर लोग वो इंटेलिजेंट ही होते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना जी कि जो फलां बंदा बड़ा जीनियस है, वो हम आम तौर पे स्टीरियोटाइप है कि जो बंदा जल्दी जल्दी तेज तेज बातें करता है, या जो बंदा फटाफट जवाब दे देता है, जी वो बड़ा बंदा इंटेलिजेंट है। जैसे हम आमतौर पर बच्चों को कहते हैं कि बच्चा वो जो बहुत बोलता है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। यार ऐसे नहीं होता। जैसे दुनिया के ज्यादातर लोगों का आईक्यू सेम ही होता है। अगर हम 100 एक क्राइटेरिया कर लें आईक्यू का, तो दुनिया के ज्यादातर लोगों का आईक्यू सेम होता है। अब उसमें कुछ होते हैं ऑब्वियसली जो कि मेंटली क्रिपल्ड होते हैं, जिनको हम रिटार्ड वगैरह कहते हैं, वो हमें से दूर से ही जाते हुए नजर आ जाते हैं। अब वो कुछ बड़े स्मॉल सेगमेंट है सोसाइटी का जिनका आईक्यू कम होता है। इसी तरह से जीनियस भी जो वो इतने आम नहीं पाए जाते। 1 in 1 million शायद एक बंदा ऐसा होगा जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज नॉर्मल लोगों का आईक्यू एक जितना ही होता है। हाँ, कोई 1-2 पॉइंट कोई ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो इतना कोई सब्सटेंशियल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर फर्क कहाँ पे पड़ता है? क्यों कुछ लोग अपने काम में भी प्रोडक्टिव रहते हैं, अपने फैमिली और वर्क बैलेंस भी कर पाते हैं, हैप्पी भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, वो अपने सोशल लाइफ भी उनकी अच्छी है, और उनको अपॉर्चुनिटी सामने पड़ी हुई नजर भी आ जाती है, वो ग्रो भी बड़े अच्छी तरीके से करते हैं। फर्क कहाँ पे? मेंटली तो आईक्यू तो दोनों का सेम सेम है। असल में फर्क पड़ता है हमारे माइंड से, कि हम इमोशनली कितने हेल्दी हैं, हम माइंड में कितने हेल्दी हैं। अब इमोशनल हेल्थ की मैंने बात कर दी, तो आप देखें कि आजकल हम ईक्यू आईक्यू एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इंटेलिजेंस पे आजकल कोई नहीं चल रहा, वो एक पुरानी रिसर्च थी, हो गए खत्म हो गई। आजकल हम चल रहे हैं ईक्यू पे, इमोशनल क्वेश्चन पे। एक शख्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, फर्ज कर लीजिए उसका कोई आईक्यू आइंस्टाइन जितना है, इमोशनली डिस्टर्ब है थोड़ा बहुत, इमोशनली डिस्टर्ब होने से कोई क्लिनिकल लेवल पे नहीं, मेरा मतलब इमोशनली इतना डिस्टर्ब है कि अगर किसी ने कोई छोटी सी बात कह दी, उसने उस पर सोचते जाना है, सोचते जाना है, अच्छा इसने मुझे ये बात की, वो बात उसने सुबह की, और पूरा दिन आपने अपना खराब कर लेना, वर्क पे भी फोकस नहीं कर पाना, तो फैमिली में भी कोई झगड़ा वगड़ा कर देना, लेकिन उसी पे सोचते जाना। अब जब हम डॉक्टर साहब, इमोशन हमारे इस तरह से होंगे, तो क्या होगा? हमारा आईक्यू क्या करेगा? अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ पे नजर आएंगी? काम में हम अपनी कितनी इनपुट दे सकेंगे? कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी? कैसे हम क्रिएटिव बनेंगे?
नहीं बन सकते ना। क्यों? क्योंकि सारी जो एनर्जीज है वो तो हमारी स्ट्रेस ने जाया कर दी, सारी जो एनर्जी है वो तो हमने अपनी ओवर थिंकिंग में ही वेस्ट कर दी, और अब जितनी उसमें से बच जाएंगी उससे फिर हम काम करेंगे। तो हम मुझे देखें कि अपने अगर किसी बंदे ने अपनी 90% या 80% जो एनर्जी है तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी या इस तरह की छोटे छोटी चैलेंजेस में कर दी वेस्ट, जिससे हम बिल्कुल आसानी से हम वी कुड ओवरकम। तो एनर्जी रह कितनी गई, कितनी क्रिएटिविटी रह जाएगी, और उतनी क्रिएटिविटी एनर्जी से जब हम काम करेंगे तो कितना काम कर सकेंगे। लेकिन अगर हम यही अपनी डॉक्टर सारी साहब, एनर्जीज बचाते हैं, जस्ट मोमेंट प्लीज, अगर हम अपनी सारी एनर्जीज ये बचाते हैं और उसको किसी डायरेक्शन पे लगाते हैं, चले पूरी 100 में से कोई 5-7% एनर्जीज वेस्ट भी कर लें, आप कभी कभी स्ट्रेस में भी आ जाया करें, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी कर लिया करें, कभी कभी झगड़ा भी कर लिया करें, इंसान है तो थोड़ा बहुत करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल हम रोबोट तो नहीं बन सकते, वेल दैट इज फाइन। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें इधर कर देंगे तो काम पे तो हमारी कितने % रह जाएगी एनर्जी। इसलिए जैसे मैंने बताया कि जो बड़े मेंटली हेल्दी लोग हैं उनके जो लाइफ चैलेंजेस है वो कभी नहीं उनको लगते कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो सारे का सारा रेजर्वायर है वो तो फोकस्ड है, वो तो डायरेक्टेड है, सिवाय 5-6% के आप उसको अगर फर्ज कर लिया वेस्ट भी करते हैं। सो दैट इज व्हाई मैटर क्या करता है इंसान में, हमारी इमोशनल वेल बीइंग मैटर करती है। अब इमोशनल वेल बीइंग मैं एक 2 सेंटेंस और बोलूं, फिर मेरा ख्याल जुबैर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं। अब ईक्यू हमारा कैसे बनता है, कैसे हम इमोशनली और हेल्दी होते हैं, कुछ तो चीजें अभी हम एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक साइकिल के तौर पे चीज चलती है। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि मैं अपने काम को इनपुट दे रहा हूं, और बाय द वे सिर्फ सेटिस्फेक्शन तब होती है, इनपुट तब दिया जाता है जब आप अपने काम से हैप्पीनेस फील करते हैं। और हैप्पीनेस आप कब फील करते हैं? जब हम अपने काम की कदर करते हैं, उस काम को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ड्रीम जॉब इज जस्ट अ फैलेसी। हमें अपना जो भी काम है, अगर हम उसको ठीक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन होती है, वो हमारी इमोशनल वेल बीइंग को, हमारी ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर करती है। और काम एक ऐसी चीज है, देखें अब हम अक्सर जब कभी किसी से मिलते हैं, आमतौर पर कम से कम हमारे कल्चर में तो सबसे पहले पूछते हैं "वह काम क्या करते हैं आप"। दूसरा तीसरा जुमला यही हमारा होता है, काम क्या करते हैं। चलें, ये तो बात हमने मान ली कि अगर हम कहीं कोई अपने बच्चे बच्ची का कोई रिश्ता वगैरह देखने जा रहे हैं तो फिर तो चले समझ में आता है कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, फिर तो वो कुछ चीजें और तरह की वो तो पूछनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि हम जब सोसाइटी में भी किसी से भी मिलते हैं, इवन के कभी शादी वगैरह पे अगर या किसी भी सोशल फंक्शन पे आप बस 5 मिनट बैठ जाए, तो ये बड़े पेशेंस वाले लोग होते हैं जो 5 मिनट इस क्वेश्चन को होल्ड करके रखें कि आप करते क्या हैं। नहीं तो आमतौर पे हम फर्स्ट सेकंड मिनट में पूछ लेते हैं जी क्या करते हैं जी आप। तो काम जो है वो हमें डिफाइन करता है, मुझे मेरा काम डिफाइन करता है, आपको अपना काम डिफाइन करता है। लोग जो हैं वो हमारे काम से हमारे बारे में एक राय कायम करते हैं। और इसी तरह से ये तो वेरी मच अंडरस्टूड है कि लोग हमारे बारे में काम से अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं, ये तो सबको नजर आता है। लेकिन जो चीज हमें नजर नहीं आती और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम खुद भी अपने काम से अपने बारे में ओपिनियन बनाते हैं। अगर कोई शख्स अपने काम से सेटिस्फाइड है, उसमें 100% इनपुट दे रहा है, उसको उसके दूसरे उसके कुछ और बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो आप देखेंगे फिर वो हमारी सेल्फ एस्टीम उससे बढ़ती है, हमारी इमोशनल वेल बीइंग बढ़ती है, हम अपनी इज्जत करते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। अब उससे क्या होता है जी, मुझे मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों बेहतर होना चाहिए, मुझे क्यों कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मुझे अपनी इज्जत क्यों करनी चाहिए अपनी नजरों में। देखिए, अगर हम सबसे पहले खुद अपनी इज्जत अपनी नजरों में करेंगे ना, तो तब लोग हमारी इज्जत करेंगे। मैंने आज तक कोई एक ऐसा बंदा नहीं देखा पूरी अपने करियर में जो खुद अपनी इज्जत ना करता हो और लोग उसकी इज्जत करते हो, ये मुमकिन नहीं है। मैंने आज तक कोई एक ऐसा बंदा अपने पूरे करियर में नहीं देखा कि जो बंदा अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो, वो अपने बारे में कोई अच्छी राय भी ना रखता हो और वो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाए। ऐसा नहीं होता।
सबसे पहले हमने अपने अंदर से अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, और फिर हम उस इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी के साथ जब हम दुनिया से, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फिर उसके हमें कुछ लाइफ में फ्रूट्स मिलते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपकी सारी चीजें ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा, फर्ज कर लिया बैंक बैलेंस है, आपने जी बड़ी, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आपका सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा है, ऑल दैट, बट जस्ट एक चीज कि आप अपने वर्क में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी कर रहे हैं, आप देखेंगे सिंगल फैक्टर जो है ये हमारी जिंदगी को बनाने में या बिगाड़ने में एक बड़ा सेंट्रल और मेजर रोल प्ले करता है। अब उसके बाद जैसे अली रजा साहब ने क्वेश्चन पूछा कि जी कुछ लोग होते हैं वो अपनी कुछ क्वालिटीज, उनकी उनका एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, तो यकीनी तौर पे हर शख्स का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, यानी कि उसमें कुछ काम करने की एक खास सलाहियत होती है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑब्वियसली अपनी उस स्किल को पॉलिश करना चाहिए जो हमारे अंदर स्किल है, जो हमारा एप्टीट्यूड है, लेकिन साथ साथ जो हमारे अंदर स्किल्स नहीं है उनको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर देना चाहिए, उनको इतना इम्प्रूव करना चाहिए कि वो हम उससे हम अपना गुजारा कर सके। मतलब एक बंदा है जी, वो सॉफ्टवेयर का फर्ज करें जी जीनियस है, लेकिन वो लोगों से मिलना नहीं आता, एप्टीट्यूड सॉफ्टवेयर का कमा फर्स्ट के टॉप ऑफ द टॉप, मसला ये कि लोगों से मिलना नहीं आ रहा। अब वो इतनी स्किल्स क्या करेंगी, वो तो यूटिलाइज ही ना हो सकेंगी। अगर हमारी मिनिमम स्किल जो है, जो कि हमारे अंदर नहीं है, सोशल इंटरेक्शन, मे बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स, इट मे बी लैंग्वेज बैरियर, या कुछ भी ऐसी चीजें, तो बाकी स्किल को भी बहरहाल हमने साथ साथ लेके चलना होता है। और जैसे मैंने बताया कि इंसानों का आईक्यू, इंटेलिजेंस मोर और लेस एक ही जितनी होती है, हर एक बंदे में इतनी स्किल्स और इतना चीजें होती हैं कि इतना कैपेसिटी कहना चाहिए होती है कि वो अपने मसलों को सॉल्व कर सके। जी जुबैर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Thank you so much for the chance. As I heard about, sir, I noticed that you are saying who are the satisfied, who is not satisfied, who is happy, who is not happy. I was looking for that, we have a lot of problems in our daily life. Problems means a lot of work that we have to do. So how we distinguish the work? Like I'm at my home. How I can say that I have notes button or switch in mind that I will turn off and I will say that मैं अपने काम के बारे में नहीं सोचूंगा, अब now I'm relax. तो इस तरह से हमें अपनी फ्रेंड्स में बैठे हैं, अपने घर में हैं, अपने वर्क प्लेस पे नहीं हैं, वर्क प्लेस पे हैं, इसमें कौन सी वो बाउंड्री होनी चाहिए जिसकी बेस पर हम ये कह सकें कि अपनी सेल्फ प्रैक्टिसेस किस तरह से करें कि जब हम काम पे हैं तो जस्ट वर्क, और जब घर पे हैं तो आपका वर्क जो है वो ऑन दैट प्लेस नहीं होना चाहिए। सो यू शुड बी इन योर फैमिली। सो इसमें ब्रेन की प्रैक्टिसेस क्या है? बिकॉज आई डू माई सेल्फ और मुझे काफी आउटपुट्स मिली हैं, बट आई वुड लाइक टू से सम मोर अबाउट योर from your side as well. Thank you. Yeah, thank you for asking another wonderful question. जी कैसे हम करें जी कि जब हम वर्क पे हैं तो वर्क, और थोड़ा सा अगर हम घर में हैं या सोशल लाइफ है तो हम फिर वहां पे उधर रहें, दैट्स ये। अच्छा बाय द वे, ये बड़ा जरूरी है, ये इनके क्वेश्चन से एक मैं बात यहाँ पे करता चलूं, करनी तो आगे थी लेकिन चले ये बड़ी रेलिवेंट है। हम सबके पास ना एक पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, हर एक के पास एटलीस्ट एक दिन में ज्यादा नहीं तो 5 या 10 मिनट एक मी टाइम होना चाहिए कि ये मेरा टाइम है। उस टाइम पे मैं एक एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं एम्प्लॉयर नहीं हूं, मैं फादर नहीं हूं, मैं सन नहीं हूं, मैं डॉटर नहीं हूं, मैं वाइफ नहीं हूं, हस्बैंड नहीं हूं। एक अपने साथ हम हर एक को चाहिए कि दिन में कम से कम कोई 5-10 मिनट गुजारा करें। अगर ये पॉसिबल, वैसे तो दैट्स क्वाइट पॉसिबल, 5 मिनट कुछ भी नहीं होते, हम वॉक करते करते जरा अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये बस ये 5 मिनट के लिए अब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करना है, उसके बाद मैं इसको सोचता हूँ, जरा चीजों को कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर नहीं हो सकता तो चले हमको 2 दिन बाद एक दफा कर रहे, लेकिन हर एक को करना चाहिए। उससे हमारे अंदर एक रेजिलियंस डेवलप होती है, उससे हम जरा काम रहते हैं, और उससे हम फिर अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो आज से एक तो जुबैर साहब
और सबके लिए, मैं अपने लिए खुद भी करता हूँ कि हमारे पास आज से कोई 5 से 10 मिनट मी टाइम होना चाहिए। उस टाइम पे मैंने किसी चीज को नहीं अपने दिमाग में सवार करना। वो Sir, मैं it's as I said that it's not like you can stop yourself. आप force नहीं कर सकते हैं. So we exactly, need some practices. We need agree, some practices to do. I agree So कि हम अपने आप को stop, which type of practices that can help us to do so? I agree कि हम अपने आप को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को स्टॉप तो कर नहीं सकते। अगर करने की कोशिश भी करें तो सोच से तो हम नहीं निकल सकते। और फिर अगर ज्यादा ही हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें तो जब सोते हैं तो वो सोचें ख्वाबों की सूरत में आ जाती हैं। तो सोचों से तो हम अपने आप को, आई एग्री, वी आर नॉट मशीन, स्विच ऑन स्विच ऑफ तो कर ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमने करना भी नहीं ये है। हमने सबसे पहली जो प्रैक्टिस है, हमने थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है। जैसे कैसे कोशिश की कि अब ये जो 5 मिनट हैं ये जरा स्ट्रेस वाले नहीं होंगे। ऑब्वियसली 5 मिनट अगर हम वॉक कर रहे हैं तो सोचेंगे, इतनी सोच तो होगी ना कि रोड के दरमियान में वॉक नहीं करनी, साइड पे करनी है। अब अपने घर की बजाय किसी और के घर में नहीं घुस जाना जब हमने वापस आना है। तो माइंड को तो टर्न ऑफ किया नहीं जा सकता। लेकिन हम 5 मिनट में जो मी टाइम है उसको हमने थोड़ा सा अपने आप को जरा कुछ स्ट्रेस वाली सोचें कि अच्छा जी ये काम है, वो मुझे जी वाइफ ने ऐसे कहा या हस्बैंड ने ये कहा, अब मुझे घर का ये मसला है, ये करना है, वो चैलेंज है, ये मेरी रूटीन है। 5 मिनट के लिए हमने अपने आप को इससे जरा ब्रेक देनी है और अपने माइंड को फॉर जस्ट 5 मिनट फ्री फ्लोटिंग मोड पे हमें रखना है। अब इससे होता क्या है, जैसे अभी ये जुबैर साहब को फर्स्ट ये जो एक टेक्निक इन्होंने पूछा, इनके वजह से हमें भी सबको ये चीजें पता चल गई कि एक तो हमने ये करना है। अब दूसरा क्या हम इसमें कर सकते हैं कि अपने आप को, अच्छा दूसरा ना इसमें एक चीज आप देखें कि जब भी हम, अगर कोई पेंडिंग वर्क है हमारा और हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए और हमने सोच लिया कि ये करना चाहिए था, अगर या हमने खुद प्लान कर लिया या हमें कुछ अपने ऑफिस से डेडलाइन मिली थी, अब अगर तो हमने वो काम नहीं किया या हम कर नहीं सके, तो जो आपका लेजर टाइम है वो तो आप ले नहीं सकते। आप उस बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक काम है, मुझसे वो काम डिमांड कर रहा है कि मुझे करना चाहिए और मैंने किया नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहूं। अब ऑब्वियसली कि जब मैं डेडलाइन या इट्स जस्ट अप्रोचिंग या गुजर गई है, तो मैं शाम को कैसे डिनर एंजॉय कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वो तो मेरे माइंड में रहेगा कि ये मैंने करना था और नहीं किया। और बाय द वे ये रहना भी चाहिए। अगर हम सिर्फ इस मोड में ही चले जाएं कि जी इतना काम और अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ही अलग कर लें कि हमें वो जो हमारी फर्ज किया कि लेथार्जिक एटीट्यूड है वो हमें पिंच ही ना करे, तो ये तो बड़ी नुकसान वाली बात है। ये तो हमें वर्क में बड़ा प्रॉब्लम करेगी। सो दैट इज व्हाई हमने, अगर अपने आप को फ्री टाइम देना है, अगर अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, तो देखें काम करना है और काम को ठीक तरीके से करना है, डेडलाइन मीट करनी है, जो भी है वो हमने करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप 10,000 टेक्निक्स आप अपने ऊपर लगा लें, नहीं होगा। हो सकता है कि हम एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस में अपने माइंड को ऑफ कर दें, लेकिन उसके फिर और कंसिक्वेंसेस निकलेंगे। कब तक हम वर्क को शेयर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। कहीं कभी ना कभी तो उसने सामने आना ही है ना। सो दैट इज व्हाई Sir, if I could just interrupt you for a second, just going back to Zubair's question, I think ये बहुत basic और important question है इनका। और ये जो आपने कहा ना कि कोई switch तो है नहीं जिसको हम on off कर दें, but I think ये जिंदगी में गुर जो सीखने के हैं उनमें से एक ये भी है to find that switch within you। जो आपने कहा कि 5 मिनट निकाल दें जिसमें बाकी सारी चीजें बंद, मी टाइम, वो इट इज लाइक फाइंडिंग दैट स्विच। वो आप करें, फोकस करना सीखें, ट्राई टू स्टे विद इन अ जोन जिसमें आप, जैसे हम में से बहुत से लोग इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं, फोकस में होते हैं। So there are a lot of techniques meditation की और इस तरह की दुनिया में मौजूद हैं
to find that switch, to focus and to compartmentalize these things. वो कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना, वो यही चीज है, वो that is exactly what you're trying to achieve. जैसे वो मेरे दोस्त नासिर अजीज, कुछ लोग इस ग्रुप में शायद जानते हैं उनको, वो कहते हैं आपने अपने माइंड को, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि माइंड इज लाइक योर सॉफ्टवेयर, ब्रेन आपका हार्डवेयर है और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है यूटिलाइजिंग योर ब्रेन जो हार्डवेयर है। तो आपने सॉफ्टवेयर को इतना डेवलप करना है कि आपको सर दर्द हो रहा है तो आप सर दर्द को कहें कि होल्ड ऑन, मैं जरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं फिर तुम्हारी तरफ आता हूँ। तो ये these are the tricks to learn, guys. These are the skills to develop. Yeah. Thank you so much, sir. Umar, That's wonderful. this You know, wonderful. Addition. जो उमर साहब ने किया। देखिए बिल्कुल हमें, जैसे उमर साहब ने भी बड़ा अच्छा बताया कि हमें वो स्विच फाइंड करना है। अब स्विच हमने फाइंड करना है ना, इसमें असल में पता है क्या, एक चीज आप समझ लें कि जो बेसिकली ना माइंड हमारा एक ऐसी चीज है, अब इसमें दो चीजें होती हैं, या तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं या फिर माइंड हमें कंट्रोल कर लेता है। कि जैसे नहीं हम बाज औकात वो गुस्से में आ जाते, किसी ने कोई बात की और मैं बिल्कुल अपने आप से बाहर हो गया, मतलब कि मैंने अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं किया, वो इमोशंस ने मुझे ओवरवेलम कर लिया। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि हम अपने गुस्से को, जज्बात को कंट्रोल कर लेते हैं। अब माइंड भी ना इसी तरह की एक चीज है, हमें इस पे एक कंट्रोल जो है, एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोल वो हमारे माइंड पे हमारा होना चाहिए। तो जैसे जुबैर साहब ने टेक्निक्स पूछी, सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, मी टाइम हम करें, इससे हमें कुछ फायदा होगा। उसके अलावा हम अपने काम को, ड्यूटीज जो है उसको जब तक परफॉर्म नहीं ना करेंगे तब तक दुनिया की कोई टेक्निक जो है वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, अगर हम अपनी ड्यूटी सही तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे। क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे जो बड़े लोगों ने जो कहा है, बड़ी सारी प्रोवर्ब्स भी हैं कि जो बंदा अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है, वो दुनिया में कहीं भी सिंसियर और सीरियस नहीं है। तो ये ज्यादा विजडम के बाद जो कुछ लोग इस नतीजे पे जो पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली हमें उनसे भी सबक सीखना चाहिए कि सबसे पहले अपनी जो ड्यूटीज है उसको हमने परफॉर्म करें। अच्छा, अब तीसरी टेक्निक क्या हो सकती है? वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर काम करें। अपने थॉट प्रोसेस को हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको डायरेक्ट जरूर कर सकते हैं। कभी अपने बारे में ये नहीं सोचना कि मैं कोई जी बहुत इनकम्पिटेंट बंदा हूं, ये चीज मुझसे नहीं होगी, मैं कर नहीं सकूंगा। इसकी बजाय अपने आप को जरा एडेप्टिव थिंकिंग की तरफ हमने लेके जाना है कि ठीक है, काम मुश्किल है, इसको मैं जरा प्लान करता हूँ, डिवाइड करता हूँ और मैं कर लूंगा। फर्ज किया कि आपने एक काम करना है, आपने उसको 7 डेज दे दिए, जी मैं 7 दिन में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अब अगर किसी को सेल्फ डाउट है, और किसी को थिंकिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई है, तो जब तक काम खत्म नहीं होगा ऑब्वियसली वो तो बंदा परेशान ही रहेगा। लेकिन जैसे जुबैर साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हम इसको किस तरह से अलग अलग करें, ये भी एक टेक्निक है कि अपने थॉट को जरा रीस्ट्रक्चर करें, अपने जो हमारी थॉट्स हैं उनको जरा एडेप्टिव थिंकिंग किया करें, अपने बारे में अच्छी राय रखें और कर लेंगे। और फिर बात बात ये होता है कि हमने अक्सर देखा है कि ये भी एक टेक्निक है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना किसी चीज के बारे में, तो सबसे पहले दिस इज नेचुरल कि हमारा ध्यान किसी ऐसी चीज पे जाता है, आमतौर पे जिनको थिंकिंग दूसरी तरह करने की आदत होती है, किसी नेगेटिव चीज पे, अपनी कमजोरी पे, अपने किसी बैड एक्सपीरियंस पे। हमें चाहिए कि वो जो एक हार्ड टाइम्स होते हैं ना, उसमें अपनी कोई अच्छी अचीवमेंट को भी माइंड में रखें कि अगर तब मैंने ये कर लिया था तो अब भी मैं ये कर लूंगा। आप रिलैक्स रहेंगे। ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि ब्रिंग पॉजिटिविटी फ्रॉम योर पास्ट, इसकी बजाय कि नेगेटिव एक्सपीरियंस को हम जो है करें, और अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आप लोग जहां पे भी, कोई शख्स भी लाइफ में जहां पे भी पहुंचा है, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ करके पहुंचा है। तो अगर आप वो कुछ कर लिया तो आप ये भी कर लेंगे और आने वाले चैलेंजेस को भी फेस कर लेंगे। ये है हमारी एडेप्टिव थिंकिंग। अगर आप इन 3-4 चीजों को अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो यकीनी तौर पे आप ये जो प्रॉब्लम है कि वर्क और काम के बारे में घर में भी सोचते रहते हैं, ये इन चीजों से निकल आएंगे। लेकिन लास्ट में फिर वही
कि जब तक हम काम नहीं इनपुट नहीं देंगे, करेंगे नहीं, तब तक आप कोई भी टेक्निक अडॉप्ट कर लें, तब तक ये चीज माइंड से नहीं निकलेगी। तो इस चीज को करने के लिए ज्यादा काम करना चाहिए। जी जी प्लीज। मैं इंटरजेक्ट प्लीज, थैंक यू। सो मैं मेरा सवाल ये था कि लाइक माय वाइफ इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माय मदर इन लॉ इज वन ऑफ द टॉप हैज बीन वन ऑफ द टॉप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ लाहौर, राइट? सो ये चीजें मुझे टाइम एंड अगेन सुनने को मिलती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस दो टाइप्स के होते हैं, एक लेजिटिमेट स्ट्रेस होता है और एक आपका जो है ना वो लाइक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक एबनॉर्मल स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस को भी हमने खत्म नहीं करना होता। जस्ट लाइक यू सी अ स्नेक इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको एक स्ट्रेस ट्रिगर करता है जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। अगर आपको वो स्ट्रेस भी ना आए तो दैट मीन्स यू आर अ गॉन केस। सो आपको वो स्ट्रेस आना चाहिए उस वक्त ताकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर करे। तो वो स्ट्रेस तो एक नॉर्मल स्ट्रेस है। अब जब ऐसा स्ट्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क, फॉर इंस्टेंस हम किसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, किसी फार फैमिली के डिनर पे बैठे हैं, किसी ने अब एक प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ और ये होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट की फैमिली होती है वो अपने ऊपर अपनी फैमिलीज पे ये जो है ना चीजें ट्राई नहीं करते यूजुअली। तो उसमें ये होता है कि अच्छा हम फैमिलीज में बैठे हैं, मतलब कहीं फार फैमिली में बैठे हैं, अब जो थॉट्स टक हो जाती है आपके दिमाग में कि यार किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे उस वक्त उसका ये जवाब देना चाहिए था। ये अगर आपको कुछ दिनों तक चलती रहे कि यार मैंने उसको क्यों जवाब नहीं दिया, आई मीन ये उसका क्या मतलब, हाउ डेयर ही डिड दैट। सो उसके बारे में हमें कहा जाता है कि जी आप जैसे आपने कहा थॉट डेविएट करें, थॉट्स चेंज करें। इट्स वेरी इजियर सेड दैट डन, राइट? सो उसमें कुछ कहते हैं, मतलब लाइक डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट चीजें कहते हैं कि जी रिवर्स काउंटिंग करें और सारा कुछ करें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जब आपको वो वाला स्ट्रेस आता है तो उस वक्त आपको नहीं कोई उल्टी गिनती गिनने का दिल करता या नहीं कोई आपको थॉट चेंज करने का दिल करता, योर थॉट रिमेन्स स्टक। एग्रीड। उमर सर प्लीज इसी में थोड़ी टेंशन सर। उमर बिल्कुल ऐसे ही होता है, और जब आप बैकवर्ड जाते हैं ना तो उसको आप ज्यादा फोर्स आउट करते हैं, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अब देखें डॉक्टर अली, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ना फातिमा साहबा से ना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो हमारा एक और सेशन अगर डॉक्टर अली के साथ हो जाए तो इट्स बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे कुलीग्स के, मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो काइंडली इसके ऊपर ज़रा सोचिएगा ताकि हमारे जो आंसर है ना वो क्वेश्चन जो है वो तशना ना रह जाए, उनको जो है ना जवाब मिलना चाहिए। अभी मेरा एक ना, क्योंकि अभी जो आपके जो सेशन चल रहा है उसमें मैंने आई वुड सजेस्ट अगर आपके कोई सवाल हैं और किसी और के भी हैं तो उनको नोट डाउन कर लें काइंडली, एंड इट मे बी हेल्पफुल टू हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोरहैंड, एंड इट माइट बी अगर नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह करते हैं तो उसको फैसिलिटेट करें कि अगर क्वेश्चंस पहले ही हों, हो सकता है कई लोगों के जहन में सवाल हों लेकिन वो अपना नाम ना बताना चाहें या इस तरह ना पूछना चाहें और वो अनोनिमसली शेयर कर लें क्वेश्चंस। तो आई थिंक इस तरह की एक एक्टिविटी की जा सकती है, बट आई नीड टू ड्रॉप ऑफ, मुझे कुछ और मीटिंग है जिसमें जाना है। थैंक यू सो मच, नाइस टू सी इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमारे ऑफिस आए, और pleasure meeting you, and inshallah looking forward to continuing this further. Thank you. Thank you. तो सर मैं सॉरी, मैं जरा मुझे 2 मिनट प्लीज, क्योंकि अभी आपकी जो सेशन है ना उस सेशन में बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक्स हैं। EQ की बात हुई, इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल क्वोशंट, उसको हमने टच नहीं किया कि उसके किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे, कैसे हमें उसको जो है ना अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन से अवॉइड करने के लिए हम क्या जो है ना वो मेजर्स ले सकते हैं। इसके अलावा एंगर मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, एंड सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि अभी हमारी आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें से भी रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, इस पे हम करते
करते हैं। सबसे पहले तो अभी ये क्योंकि उमर साहब का क्वेश्चन आ गया तो मैं बिल्कुल और इसका जवाब देता चलूं आगे जाने से पहले। इज इंटरनेट इज फाइन, सर मेरा एक क्वेश्चन था या प्लीज मैं प्लीज जो प्लीज या आस्क आस्क अच्छा या प्लीज। आपको पता है कि क्वेश्चन ये है कि किसी जमाने में या अभी भी यही ट्रेंड चल रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जिसको कोई जॉब नहीं मिलती ना तो वो टीचिंग की जॉब शुरू कर लेता है। ठीक है, मोस्टली लोग टीचिंग के लिए चले जाते हैं, फिर जब अपने को पसंद की जॉब मिली तो उससे उस तरफ चले गए। ठीक है, तो क्या होता है जी कि बंदे फिर जो है ना वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं। या जैसे हमारी फील्ड है इसके अंदर बहुत सारी जॉब, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं, फिर उसके बाद जो है नेटवर्किंग की जॉब है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब्स हैं। तो बंदा आईटी फील्ड में आने के लिए कहता है जी मैं ना चले मैं अभी स्टार्ट तो लेता हूँ ना, मैं ट्राई तो करता हूँ। जब फ्रेश ग्रेजुएट होता है तो उसको एक जॉब मिल गई, उसने शुरू कर दी, लेकिन वो उसका ना पैशन नहीं बन पा रही। ठीक है, तो अब वो उस जॉब के अंदर आ गया है। अब वो एक टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद ना वो जॉब उसको बोझ लगने लग जाएगी क्योंकि उसका पैशन नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा कोई वे है कि जिसमें हम अपनी जो करंट जो जॉब है जिसमें अगर वो उसको बोझ लग रही है तो उसको अपना पैशन बनाने के लिए क्या जो है ना मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती है? Thank you so much. That's an again wonderful question. तो मैं वन बाय वन सीक्वेंशली इसका आंसर कर देता हूँ। अच्छा, सबसे Thank you, पहले sir. जो उमर साहब ने क्वेश्चन किया, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन। देखिए सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद यू कि हमारी स्ट्रेस जो है वो दो तरह से होती है। देखिए, एक तो होती है पॉजिटिव स्ट्रेस, दैट्स व्हाट यू मेंट। अब पॉजिटिव स्ट्रेस ये होती है, वो होनी भी चाहिए कि जैसे अगर किसी का एग्जाम है सुबह या किसी को कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है या कुछ भी आपने काम करना है, तो अगर एक थोड़ी सी स्ट्रेस नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई बंदा भी 2 घंटे सो के या 3 घंटे सो के या बगैर सोए वो अपीयर नहीं हो सकेगा। ये हमारी एक थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेस होती है जो कि हमें फोकस रखती है। अच्छा, यहां तक तो पॉजिटिव स्ट्रेस है, एग्जाम है तो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम के बाद अच्छा सो जाऊंगा, अभी 2-3 घंटे मैं अपनी नींद कुर्बान भी कर लेता हूँ, और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, ऐसे ही करना चाहिए। ये है पॉजिटिव स्ट्रेस। और इतनी अगर नहीं होगी तो एग्जाम के दौरान भी आप अगर 15-15 घंटे सोए रहेंगे या किसी मीटिंग में जाना है और आप सोए रह गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। एक लाइन ड्रॉ कर लें, ऐसी स्ट्रेस या ऐसी आपकी बेचैनी इसको कह लें जो आपको फोकस रखे हुए है और जिसकी वजह से आप काम करते जा रहे हैं, यू आर ऑन द ट्रैक, ये स्ट्रेस ठीक है। अगर नहीं होगी तो जैसे मैंने बताया कि मीटिंग पे जाना मैं सोए ही रह जाऊंगा कि मुझे तो स्ट्रेस ही नहीं है, मैं तो इतना रिलैक्स हूं कि मीटिंग क्या होती है। ठीक है, ये एक गलत स्ट्रेस हो गई। अब इतनी स्ट्रेस होनी चाहिए। अब नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? जैसे ही स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि अब मैं काम करने की तरफ कुछ कर नहीं रहा, परेशान हो रहा हूँ। सुबह मीटिंग है, सुबह एग्जाम है, मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए, मुझसे फोकस नहीं हो पा रहा। ये नेगेटिव स्ट्रेस है, इसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। तो एक लेवल से जब किसी भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है तो वो नेगेटिव स्ट्रेस हो जाती है। एक लेवल से कम स्ट्रेस है, वो होनी चाहिए, उससे हम काम करते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उसका फायदा होता है। नुकसान किसका होता है? जब उस लेवल से स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है कि जी मैं काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, स्ट्रेस इतनी ज्यादा होगी कि मेरी कंसंट्रेशन ही नहीं हो रही, मुझे वसवसे आ रहे हैं, मुझे अंदेशा है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एंड ऑल दैट। ओके, और सेकंड क्वेश्चन था कि आपने वो कुछ वो साइकोलॉजिस्ट की टेक्निक डिस्कस की। अच्छा, बाय द वे मैंने कभी किसी को ऐसी टेक्निक नहीं बताई और मैं कभी ऐसी बताता भी नहीं, बिकॉज आई नो कि ये रियल लाइफ में वर्क नहीं करती। तो नो ऑफेंस फॉर द अदर साइकोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली वो सारे अपने अपने मुझसे बेहतर ही हैं, लेकिन बट आई डोंट रिकमेंड दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स क्योंकि वर्क ही नहीं ना करती। गाड़ी का फर्ज करें खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, अब मैं कहूँ जी आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा? अगर कोई नुकसान हो गया, कोई जॉब से फायर्ड हो गया, उसको कहेंगे आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। दिस इज क्वाइट इलॉजिकल। वो तो नेचुरल स्ट्रेस में आएगा ना सर, वो एक एग्जैक्टली नेचुरल स्ट्रेस में आएगा। जो एक्सीडेंट हो एग्जैक्टली गया उसके बाद आपको स्ट्रेस हाँ हुआ जी, थोड़ा सा, उसको आपने कोप एग्जैक्टली कैसे करना है वो आ गया आप। हाँ जी। वो तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये ऐसी थोड़ी सी माइंड डाइवर्ट करने की, जैसे काउंटिंग एंड ये एंड ऑल दैट, ये वर्क नहीं करती। और बाय द वे मैंने तो आज तक अपने करियर में किसी को ये चीजें सजेस्ट नहीं की। अब आपकी बात है कि इसको कोप कैसे करना है। देखिए,
कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे एक किसी लव वन की डेथ हो जाना, लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाना, कुछ और अप एंड डाउन आ जाना। अब ये चीजें ऐसी हैं कि इन चीजों से हम भाग नहीं सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि जी मेरे साथ ये चीजें ना हो, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसके साथ ये ना हो। ये एक लाइफ का एक प्रोसेस है, इसने होना होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ पे होती है? हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि हम इससे जरा कम इफेक्ट हो। मसलन अब जीरो इन्वायरमेंट, जो जीरो जर्म्स जो है, वो तो इन्वायरमेंट पॉसिबल नहीं है ना। हम नहीं कह सकते किसी इन्वायरमेंट में कोई जर्म नहीं है, लेकिन हम अक्सर बीमार नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं। जर्म्स हमें लगते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनको जो है वो किल कर देता है, हम बीमार नहीं होते। अभी अभी एक पैंडेमिक गुजरा, बहुत सारे लोगों को हो गया, बहुत सारे लोगों ने रिकवर कर लिया, कुछ को हुआ लेकिन उनकी सिम्टम्स भी उनको शो नहीं हुई क्योंकि वो इम्यून सिस्टम इंटैक्ट था। असल में स्ट्रेस होती क्यों है, इसमें हमने देखना होता है। आम तौर पे जो हमें स्ट्रेस होती है ना, किसी भी शख्स को स्ट्रेस होती है, जैसे मैंने बताया कि वो हमारा सारा सॉफ्टवेयर का ही मसला होता है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर इंटैक्ट है तो वायरस वगैरह ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे इसको समझ लें कि स्ट्रेस इज अ वायरस और हमारा माइंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। अब करना क्या है? हमने अपने जो ओवरऑल लाइफ के स्टाइल हैं, आदतें हैं, उनको हेल्दी रखना है। आदतों से मेरा क्या मुराद है? कुछ हमारी जिस्मानी आदतें होती हैं ना, फर्ज किया कि अच्छी आदतें भी होती हैं, एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करना, खाना खा के सो जाना, बैठे रहना, ये कुछ बुरी आदतें हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, टाइम पे सोना, अच्छी नींद लेना, ये एक अच्छी एक्टिविटीज हैं, हेल्दी एक्टिविटीज हैं। इसी तरह से हमारे माइंड की भी कुछ हैबिट्स होती हैं। हमने सबसे पहले, हर शख्स ने अपनी हैबिट के ऊपर काम करना है कि कहीं हमारी आदतें ऐसी तो नहीं हो गई, कहीं हम ज़हनी तौर पे एडिक्ट की तरह तो नहीं हो गए कि एडिक्शन पूरी होती रहे तो वो एडिक्ट सेटिस्फाइड है, जो भी लोग कंज्यूम करते हैं। कहीं हमारे ट्रेंड्स भी ऐसे तो नहीं चले कि हमें ओवर थिंकिंग की इतनी आदत पड़ गई है कि थोड़ी थोड़ी चीजें भी हमें स्ट्रेस दे देती हैं। कहीं हमें हमारा अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना नीचे तो नहीं चला गया कि कोई भी चीज है हम उसको अपने बुरी होती है, मैं तो हूं ही बुरा, मेरे साथ तो होता ही बुरा है, लोग तो मेरे खिलाफ ही हैं। हम ऐसी चीजें करके उसमें से निकलने की बजाय मसलों को और ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, या ये कह लें कि बढ़ा देते हैं। तो हर शख्स को अपना इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए। ये एक अच्छी चीज होती है कि मेरे मामले में मैं कहां पे थोड़ा सा स्टक हो जाता हूं। जस्ट नो योरसेल्फ, रियलाइज अबाउट योरसेल्फ कि अच्छा जी ओवर थिंकिंग है, चलें जी ये तो एक मसला हो गया। अच्छा जी प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये भी मसला हो गया। अब एक वो तीसरा चौथा मसला भी है, जस्ट लिस्ट इट डाउन एंड एक्सेप्ट इट कि जी मुझे ये मसले हैं। अब फिर हम उसको चेंज करते हैं। अब आपकी बात है कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले हम ना अपनी लाइफ में एक ब्रेक, हमने अपनी ज़हनी जिंदगी में एक ब्रेक देना होता है। ब्रेक से मुराद है ये नहीं कि जिस तरफ थॉट चलते गए हम उस तरफ बहते गए, अपने थॉट पे कोई कंट्रोल ना किया। थॉट पे कंट्रोल करना 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्राई टू ग्रिप इट, ट्राई कि हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल इस पे कर सकें, ताकि हम अपने आप को खुद लेके चलें। अपनी लाइफ का जो अब है स्टेयरिंग, वो अपने हाथ में पकड़े। और कुछ इस वजह से भी हमें स्ट्रेस होती है, हम निकल नहीं पाते कि बात हमारी एक ज़हनी आदत होती है कि हम पास्ट में बड़े स्टक होते हैं। अगर कोई बंदा पास्ट में है तो उसको चाहिए कि बस करे पास्ट से निकल आए। जो भी पास्ट में हो गया, ट्रॉमा से बुरा हो गया, सबके साथ ही ऐसा होता है, फाइन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने उससे निकलना है। हम मिरर व्यू में देख के गाड़ी नहीं चला सकते, हमें सीधा ही देखना है ना, कैसे गाड़ी चलाएंगे? अगर हम पास को पकड़ के बैठे रहेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। फ्यूचर की ज्यादा हम परेशानी फिक्र करेंगे तो प्रेजेंट के मूवमेंट को जाया कर लेंगे। ये भी एक गलत हैबिट है कि हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा एंशियस हों। तो बहरहाल कुछ ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि सबसे पहले वन साइज फिट्स ऑल मुश्किल होता है। हमने अपने आप में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है और देखना है कि मेरी कौन कौन सी आदतें वो ठीक नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, मेरे ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हैं। कहीं ऐसे तो नहीं होता किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैंने सारा दिन उसमें अपना बेकार जाया कर दिया। इसको हमने
जरा रियलाइज करना है इस चीज को कि क्या मेरे अंदर ये मसला है कि मुझे सुबह कोई कुछ कह दे और मैंने सारा दिन बस जी बेकार कर लिया अपना। अगर आप अपने मसलों को रियलाइज कर लेंगे ना, सारे लोग, कोई भी जिसके जो जो मसले हैं, आप उसको ऑलमोस्ट आधे सॉल्व कर लेंगे। अपने मसलों को रियलाइज करना, हमारे अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी है माइंड में कि हम फिर अपने आप को खुद एक सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, कुछ किए बगैर, सिर्फ मसलों को रियलाइज करने के हवाले से। तो ये कुछ इस तरह की टेक्निक्स, आप ये टेक्निक्स नहीं, ये तो एक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ये करके आप बेहतर हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अपनी हेल्दी हैबिट्स जो है वो कर सकते हैं कि आपको, हर शख्स को बेहतर खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए, नींद आप लोगों को ठीक लेनी चाहिए। अगर हम अपनी काम के लिए कभी कभी तो चले अपनी नींद को हमने सेक्रीफाइस कर लिया, विच इज गुड, लेकिन अगर हम ये समझे कि हम कुछ देर सो के और बड़ी देर के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। आप कोशिश करें कि लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करें, अपनी हैप्पीनेस फाइंड करें, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग है, किसी चीज पे स्टक हो जाना, ये जो सारी चीजें हैं ये हमें नुकसान करती हैं। और ओके, तो ये जो चीजें हैं ये हमें प्रॉब्लम करती हैं। हैप्पी लोग जो हैं उनको कभी ओवर थिंकिंग नहीं होती, हैप्पी लोग कभी पास में नहीं स्टक रहते, हैप्पी लोगों को कभी ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम वगैरह नहीं होते। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स की बजाय हमने अपने ओवरऑल अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को चेंज इस तरह से करना है कि हम ज्यादा अडेप्टिव साइड पे जा सकें। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हमें अपने आप को इतनी वो जो अजियत वाली टेक्निक्स हैं, जैसे काउंटिंग और इन्वायरमेंट पे फोकस करना एंड ऑल दैट, इतनी अजियत देने की जरूरत नहीं है। हम हंसते हंसते सारी चीजें कर सकते हैं। और ये जो ताहिर साहब का एक क्वेश्चन था, सॉरी, कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन सर? जी, अच्छा, मैंने ये मेरी क्वेश्चन किया था कि अगर हम जो है ना वो हमारा जो करंट प्रोफेशन है या जॉब जो है वो अगर How we वो can be ना हो, passionate about passion, that? हाँ Yeah, passion, exactly. That's a very very relevant question. देखिए, होता दरअसल पता क्या है, हमारा कोई भी जब काम है, कुछ काम हम डिसाइड करते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, ये मेरा पैशन है। अब उसमें होता क्या है, हमारे किसी भी डिसीजन के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस डिसीजन को पीछे होते हैं। वो रोमांटिसिज्म हो सकता है, वो देखा देखी हो सकता है, वो मुझे दिल को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसको उर्फे आम में कहते हैं, उसमें मैं कोई अट्रैक्शन फील करता हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली हो सकता है। हम तब ऐसे फैसले करते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा या जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि ड्रीम जॉब इज जस्ट अ फैलेसी। हम क्या किया, हमने उस प्रोफेशन को छोड़ के हम किसी और प्रोफेशन में चले गए, या जाना पड़ा एंड ऑल दैट। अब उसको, प्रोफेशन को अपना पैशन कैसे बनाया जाए, और बाय द वे बना लेना चाहिए। ये कैसे बनाया जाए अभी बात करते हैं। इसलिए बना लेना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि योर लाइफ जो है वो ज्यादातर वर्क पे ही डिपेंड करती है, कि हमारी लाइफ की क्वालिटी, हमारी वर्क सेटिस्फेक्शन ही इस चीज को डिटरमिन करता है। अब क्या है, आप उसमें जस्ट ट्राई टू फाइंड सम हैप्पीनेस उस प्रोफेशन में। कुछ उसके ना अच्छे अच्छे पॉइंट्स ढूंढें कि इस फील्ड में देखो मुझे ये फायदा है, इससे मुझे ये रिस्पेक्ट मिल रही है, इससे मुझे ये मेरा सोशल स्टेटस इंप्रूव हुआ है। अगर उसमें जस्ट कुछ एक्टिविटी, कुछ फन लाएं उस फील्ड में, आप क्रिएटिव हो सकते हैं उस फील्ड में, आप कुछ अपना इनपुट दें मजीद, ताकि आपको उसमें, उस फील्ड से आपको कुछ मिले। देखें, सारे इंसानों की ना कुछ एक बुनियादी जरूरतें हैं। सोशल अप्रूवल सारे इंसानों की जरूरतें हैं। कोई इंसान ये नहीं कहता कि लोग फिर इंसल्ट करें। अगर आप किसी से भी पूछे ना, नो मैटर हाउ डाउन वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है या करती है, सारे इंसान चाहते हैं मुझे सोशल अप्रूवल मिले, मेरी रिस्पेक्ट हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे मेरे जो लाइफ है वो इजी गुजरे। अब जब आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप उस प्रोफेशन में अपना 100% देने की कोशिश करें। आप देखेंगे आपको उस प्रोफेशन से इतना कुछ मिल जाएगा, किसी भी प्रोफेशन में है, कि आपको उसको पैशन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी।
वो खुद ब खुद आपका पैशन बन जाएगा। सिर्फ एक दफा करके देखें, थोड़े दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए आप अपना इनपुट दें उसमें, अपने उस प्रोफेशन में। आप देखेंगे जो आपको चीजें मिलेंगी ना, वो आपको कहीं पे कोई सेकंड थॉट आपके माइंड में आने नहीं देगी। और दूसरी बात ये है कि जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, अपने प्रोफेशन की हमेशा इज्जत किया करें। कोई भी प्रोफेशन है, चाहे एज आई टोल्ड कि ये कोई ड्रीम जॉब फैलेसी एक है, तो लेकिन जिस प्रोफेशन में है उसके अच्छे पॉइंट्स कोशिश करें देखें। नेगेटिव भी आपको, वो तो ऑब्वियसली अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो खुद ब खुद नजर आ जाते हैं। और उस प्रोफेशन की वजह से अपनी इज्जत किया करें, और उस प्रोफेशन की भी इज्जत किया करें, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स ढूंढा करें। अगर हम आईटी की बात करें, जैसे यू नो द फील्ड यू आर इन, ऑब्वियसली यू पीपल आर द फ्यूचर, क्योंकि अभी आईटी, सारा कुछ आईटी के पास ही तो चला गया है। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ऑल दैट, सारी दुनिया तो आप लोगों ने, मेरा कैप्चर कहना तो नहीं सही रहेगा, आई मीन के होल्ड की हुई है, पकड़ी हुई है। तो यू नो दैट्स जस्ट फाइंड सम पॉजिटिव पॉइंट्स, और उसमें ये है कि आपको, और प्लस अपना इनपुट दें। आप देखेंगे जो चीजें आपको मिलेंगी, एप्रिसिएशन, सोशल अप्रूवल, यस, आपकी प्रमोशन, सैलरी वाइज, मटेरियल बेनिफिट, ये आपको बहुत आपको प्रोफेशन को पैशन बना देगा। तो एनी फर्दर क्वेश्चन? जी, I think it was wonderful session, और I would also like to second Tahir's suggestion कि हमें next भी कोई करना चाहिए, and beforehand कोई questions की list अगर मिल जाए तो डॉक्टर साहब आप उनको काइंडली पहले से वो देख के फिर वो एड्रेस करें। I have been through such a webinar जिसमें पहले सिर्फ questions की list होती है and the presenter or the trainer goes through those questions and answers that. But it was overall a wonderful session for me at least, and I'm sure for everybody. Jazakallah. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बस ये सेशन तो भी जो टॉपिक था हमारा, वो ऑब्वियसली काफी लंबा था, आई मीन काफी डाइवर्स टॉपिक था, लेकिन वो माशाल्लाह से ऑडियंस की इतनी ज्यादा इनपुट रही कि वो शायद हमने टॉपिक का भी आई मस्ट से कि शायद 20% भी कवर नहीं कर सके, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। तो दैट इज वेरी so kind of you, that's highest appreciation मैं जो जिसको इस सेशन से लेके जा रहा हूँ कि आपने इसमें इतना इनपुट दिया। that's one of the wonderful experience कि आप जैसी रिस्पॉन्सिव और इंटेलिजेंस ऑडियंस के साथ कोऑर्डिनेट करना, इन सेशन रहना, that was a wonderful appreciation for me. Thank you so much. We also got a lot of knowledge from you, Dr. Ali. Thank you so much.